आप देख रहे हैं डे एंड नाइट न्यूज, निष्पक्ष और निडर। हरियाणा के राज्यपाल जगन्नाथ पहाड़िया विमान हादसे में बाल बाल बच गए हैं। राज्यपाल पहाड़िया का विमान चंडीगढ़ में टेक्निकल एयरपोर्ट पर लैंडिंग करते समय संतुलन खो बैठा और रनवे से बाहर निकल गया। विमान हरियाणा सरकार का था। हादसे के बाद एयरपोर्ट पर विमानों के परिचालन को आधे घंटे तक रोकने के बाद फिर से शुरू कर दिया गया। गवर्नर जगन्नाथ पहाड़िया को पीजीआई ले जाया गया, जहां से वो सकुशल राजभवन लौट गए हैं। इस घटना में विमान के पायलट को थोड़ी चोटें आई हैं, जिन्हें उपचार के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती किया गया है। इस बीच डीजीसीए डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन द्वारा विमान क्रैश होने के असल कारणों का पता लगाया जा रहा है। हरियाणा के राज्यपाल जगन्नाथ पहाड़िया विमान हादसे में बाल बाल बच गए हैं। राज्यपाल पहाड़िया का विमान चंडीगढ़ में टेक्निकल एयरपोर्ट पर लैंडिंग करते समय संतुलन खो बैठा और रनवे से बाहर निकल गया। विमान हरियाणा सरकार का था। हादसे के बाद एयरपोर्ट पर विमानों के परिचालन को आधे घंटे तक रोकने के बाद फिर से शुरू कर दिया गया। गवर्नर जगन्नाथ पहाड़िया को पीजीआई ले जाया गया, जहां से वो सकुशल राजभवन लौट गए हैं। इस घटना में विमान के पायलट को थोड़ी चोटें आई थी, जिन्हें उपचार के लिए सरकारी अस्पताल में ले जाया गया। इस बीच डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन द्वारा विमान क्रैश होने के असल कारणों का पता लगाया जा रहा है। हो सकता है उसमें कोई टेक्निकल स्नैक रहा हो, क्योंकि हम इतने कॉम्पिटेंट नहीं इस बात में बोलने में। तो क्योंकि टेक ऑफ वो कर गया था, करीब 100 फीट ऊपर जाने के बाद वो एकदम से नीचे आ गया। और घटनास्थल का जायजा लिया हमारी संवाददाता प्रियंका नेगी ने। आज हरियाणा के राज्यपाल जगन्नाथ पहाड़िया एक हादसे में बाल बाल बचे। यह हादसा उस वक्त हुआ जब उनका विमान चंडीगढ़ एयरपोर्ट से उड़ान भर रहा था। 100 फीट की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद उनके विमान में कुछ तकनीकी खराबी आई, जिसके बाद पायलट ने उसको नियंत्रित करने की कोशिश करते हुए रनवे पर उतार दिया। जगन्नाथ पहाड़िया जी को वहां से सेफली निकाल दिया गया। उसके बाद उन्हें पीजीआई में भर्ती किया गया है। कैमरामैन विनय भारद्वाज के साथ प्रियंका नेगी, डे नाइट न्यूज चंडीगढ़। और अब हमारे साथ हमारी संवाददाता प्रियंका नेगी जुड़ी हुई हैं और हम उनसे जानना चाहेंगे कि प्रियंका, राज्यपाल का जो स्वास्थ्य है उस पर ज्यादा जानकारी दीजिए। फिलहाल उनकी स्थिति कैसी है? जी आरती, स्थितियां सामान्य बनी हुई है। जिस तरह से दिन में काफी अफरा तफरी मची गई थी, जिस तरह से एक हादसा होते होते बच गया था, तो अब हालत बिल्कुल सामान्य हो गई। राज्यपाल जी को भी पीजीआई से उनको रेफर कर दिया है। उनके घर अब वो बिल्कुल ठीक है। उनको उनके राजभवन पहुंचा दिया गया। उनको घर पे उनको बिल्कुल ठीक अवस्था में है और उनको घर पे पहुंचा दिया गया आज से। जी प्रियंका, जैसा कि आपने बताया कि वो पूरी तरह से ठीक है, उन्हें पीजीआई से छुट्टी भी मिल गई है और अब वो अपने घर सकुशल लौट आए हैं। तो जिस तरह से कि हादसा हुआ उसमें उन्हें कहा जा रहा है कि घबराहट की वजह से वो काफ़ी घबरा गए थे, उसके चलते उन्हें पीजीआई ले जाया गया। तो डॉक्टर साहब क्या कहना है कि घबराहट की वजह से उन्हें पीजीआई ले जाया गया था या फिर अचानक से लैंडिंग के समय या किसी और तरह की उन्हें कोई स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत आ गई थी? जी आरती, जिस तरह से अचानक लैंडिंग हुई तो उसमें घबराहट जो मेन कारण था वो घबराहट था। तो क्योंकि वहां पे जगन्नाथ पहाड़िया जी नहीं बल्कि उनकी पत्नी को भी, शकुंतला जी को भी वहां पे ले जाया गया था। वही दोनों को व्हीलचेयर पर पीजीआई में ले जाया गया था और वापस ले आए गए और वहां पे दोनों को स्वस्थ बता दिया गया, जिसके बाद दोनों को राजभवन पहुंचा दिया है। आरती जी प्रियंका, जैसा कि आपने बताया कि दोनों को राजभवन पहुंचा दिया गया है, तो उसके लिए आपकी पूरी धन्यवाद इस पूरी जानकारी को देने के लिए आपका प्रियंका। तो हमारी संवाददाता प्रियंका नेगी हमसे जुड़ी थी। उन्होंने बताया कि राज्यपाल को ठीक होने के बाद छुट्टी मिल चुकी है पीजीआई से और उन्हें जो ये विमान हादसा होते होते रहा, जिस हादसे में वो लगभग 100 फीट ऊपर जा चुके थे, अचानक से विमान की आपातकालीन लैंडिंग करवाई गई, जिसमें विमान में थोड़ी बहुत आग भी लग गई थी और पायलट को चोटें आई थी। घबराहट के चलते राज्यपाल को पीजीआई में ले जाया गया था, जहाँ पर डॉक्टरों ने उन्हें इलाज के बाद छुट्टी दे दी है।
अपने रोड शो के चौथे दिन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आज सोनीपत लोकसभा क्षेत्र का दौरा किया। मुख्यमंत्री सोनीपत के बरोदा हल्के के गांव बुटाना पहुंचे और सोनीपत से कांग्रेस प्रत्याशी जगबीर मलिक के लिए वोट मांगे। बुटाना में मुख्यमंत्री का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। इसके बाद मुख्यमंत्री रिढाना होते हुए जींद पहुंचे। इस दौरान उनके साथ जगबीर मलिक के अलावा बरोदा हल्के के विधायक श्री कृष्ण हुड्डा, प्रोफेसर वीरेंद्र और प्रदीप सांगवान भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने इस दौरान इनेलो पर निशाना साधते हुए कहा कि इनेलो का प्रदेश में कोई जनाधार नहीं है। साथ ही हुड्डा ने भाजपा पर टिकट बेचने का भी आरोप लगाया। सिरसा में चुनाव आयोग ने अशोक तंवर की पत्नी के खिलाफ रोड़ी थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। सांसद अशोक तंवर की पत्नी के विवादास्पद बयान के बाद अब चुनाव आयोग ने सख्ती दिखाई है। इससे पहले अवंतिका तंवर को नोटिस भेज दिया गया था। अवंतिका तंवर ने डीसी पर दिए बयान के बाद चुनाव आयोग ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की है। गौरतलब है कि सांसद अशोक तंवर की पत्नी अवंतिका तंवर ने चुनाव प्रचार के दौरान विवादास्पद बयान दिया था। अवंतिका ने गांव सुरतिया के लोगों से चुनाव के बाद हथियारों के लाइसेंस बनवाने की बात कही है। वहीं अवंतिका ने हजका के जो उम्मीदवार हैं सिरसा से सुशील इंदौरा को बेपैंदे का लौटा बताया, जबकि इनेलो उम्मीदवार चरणजीत सिंह को अनपढ़ तक कहा था। मामला आप सभी को पता है। इसमें मैडम अवंतिका तंवर ने जो भी बातें कही उसको संज्ञान लेते हुए मैंने नोटिस दिया था, उसका जवाब भी आ गया है और उनके विरुद्ध 171(b) का मामला भी दर्ज करवा दिया गया है ARO के द्वारा और इसकी पूरी नोटिस का जवाब और जो मुकदमा दर्ज किया गया इन दोनों को कमीशन में भेज दिया गया। आगे कमीशन डिसाइड करेगी कि क्या करना है। सिरसा से कांग्रेस सांसद और हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर अशोक तंवर की पत्नी अवंतिका तंवर इन दिनों जोर शोर से प्रचार अभियान में उनका साथ दे रही हैं। सिरसा में प्रचार अभियान के दौरान डे एंड नाइट न्यूज से खास बातचीत में उन्होंने अपने पति की जीत का दावा किया है। सिरसा से कांग्रेस सांसद डॉक्टर अशोक तंवर की पत्नी भी डॉक्टर अशोक तंवर का साथ दे रही हैं। चुनाव मैदान में प्रचार अभियान में ज़ोर शोर से उतरी हुई हैं। उनसे बात करते हैं कितनी आश्वस्त हैं वो डॉक्टर तंवर की जीत को लेकर। मैं तो पूरे तरीके से यकीन रखती हूँ। जब हम लोग 5 साल पहले सिरसा आए थे तो तब भी लोग हमें आके काफ़ी लोग जानते नहीं थे। उन्होंने तब भी अपना भरोसा, अपना प्यार हमारे ऊपर यकीन किया और हमें पार्लियामेंट तक भेजा और उसका नतीजा ये रहा कि आदरणीय राहुल गांधी जी ने सबसे छोटी उम्र के व्यक्ति को हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया। तो ये सिरसा वालों का प्यार ही था, उनका विश्वास था और फिर से मुझे पूरा यकीन है सिरसा वालों पे कि वो फिर से अपना प्यार, अपना विश्वास हमारे पे जताएंगे। और अशोक जी का काम ही अपने आप में बहुत मेहनती इंसान है और साथ में सिरसा वाले जितने भी सिरसा के लोग हैं मुझे उन पे पूरा यकीन है कि अब की बारी वो फिर से डॉक्टर अशोक तंवर को चुन के यहाँ से भेजेंगे। लगता नहीं इस बार मंजिल कुछ मुश्किल लग रही है? जी मुझे तो बिल्कुल मुश्किल नहीं लग रही है। मंजिल बहुत आसान है। पूरा काम किया और जो मेहनती होते हैं और जिन्होंने काम किया होता है उन्हें कोई चीज़ मुश्किल नहीं लगती। हम पूरा विश्वास रखते हैं कि हम फिर से जीतेंगे और पहले से ज़्यादा वोटों से जीतेंगे। पीछे केडिया जी खड़े हो कह रहे हैं ये हमारे सीनियर लीडर हैं यहाँ के, तो और भी वोटों से जीतेंगे। आई एम 100% श्योर एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट देयर इज़ नथिंग व्हिच इज़ गोइंग टू होल्ड अस बैक। सिरसा में डॉक्टर तंवर का मुकाबला किससे है? इनेलो से, बीजेपी से, हजका से या फिर आम आदमी पार्टी से? मेरे हिसाब से किसी से भी नहीं है, किसी से भी नहीं है। और जिस तरीके के कैंडिडेट्स दिए गए हैं वो सभी को पता है और उनका मुकाबला किसी से भी नहीं है। वो बिल्कुल आई डोंट कंसिडर देम एनीथिंग इन दिस रेस। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बने हैं, एक बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर सौंपी गई है। लगता है कि यहाँ उतना वक्त देख पाएंगे या संगठन को ज़्यादा वक्त देना चाहिए उन्हें? जी दोनों उनकी पूरी जिम्मेवारियाँ हैं और दोनों को पूरी तरीके से साथ लेके चलेंगे। सिरसा के लोगों को भी उनकी ज़रूरत है, पूरे प्रदेश को भी उनकी ज़रूरत है, तो पूरे तरीके से करेंगे। बाकी मैंने हमेशा ये कहा है कि अशोक तंवर PCC प्रेसिडेंट नहीं बने हैं, सिरसा के सारे लोग बने हैं। तो अशोक तंवर अकेले ही नहीं है, जितने भी लोग खड़े हैं वो भी सिरसा को संभालेंगे और साथ में अशोक जी पूरा हरियाणा संभालेंगे।
आपको लगता है कि सिरसा के वोट अशोक तंवर जी को जाएंगे, लेकिन क्यों? उनकी मेहनत, उनका जज्बा, उनका लगन, जिस हिसाब से उन्होंने काम करवाया है, और वो पूरा अभी तक जब जय सिरसा लोकसभा यात्रा तब हुई जब किसी ने कैंपेन करना भी स्टार्ट नहीं करा था, और हमने तो अपनी रिपोर्ट कार्ड तभी तैयार कर दी थी। और उन्होंने बहुत मेहनत करी है, बहुत काम करवाए हैं, बड़ी पुरानी मांगें पूरी करी हैं, तो उनका काम उनके लिए बोलता है। और ये जितने लोग आपके पीछे खड़े हैं वो आपको उससे अपने आप ही पता चल जाना चाहिए कि अशोक तंवर जी ने किस हिसाब से यहाँ पे काम किया। जब ये बात बड़ी उठ के आई कि अम्बाला चले जाएंगे या तब चीज़ें हुई, तब सिरसा के लोगों ने इकट्ठे होकर स्वर में एक ही आवाज़ में कहा कि हम आपको जाने नहीं देंगे। तो उससे ये चीज़ साबित होती है कि अशोक तंवर जी का काम ही उनकी पहचान है। लोगों के बीच आप जा रही हैं, किस तरह का रुझान देखने को मिल रहा है? देखिए, मुझे तो अभी तक बहुत, हम लोगों ने यहाँ पे डोर टू डोर करा है, जितने भी महिला कांग्रेस के लोग खड़े हुए हैं यहाँ पे, इन्होंने डोर टू डोर करा। पूरे शहर, सिरसा शहर के 38 वार्ड्स हैं, सब में हुआ। तो 38 वार्ड्स में से मुश्किल से शायद ही कुछ लोग नाराज़ मिले, और बाकी बड़ा अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। और इतनी देखिए बुजुर्ग लेडीज, ये सारी सिरसा के लोग हैं और ये बड़े पुराने कांग्रेसी हैं यहाँ के। तो अगर इन लोगों का आशीर्वाद हमारे साथ है और ये हमारे साथ चल रहे हैं, तो इसका मतलब द रिस्पांस इज़ वेरी गुड। जो आम जनता है उनका आपस में, क्योंकि मैं अगर जाके पूछती तो इमीडिएटली वो शायद मुझे पहचान लें, पर और भी जो लोग, मैं कई ऐसे लोगों को भेजती हूँ जो सिरसा के लोकल नहीं है, तो यही कहने को आता है कि बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और बड़ा टाइम दिया है और जीतेंगे अशोक जी यहाँ से। चलिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तो ये थी डॉक्टर अशोक तंवर की पत्नी अवंतिका तंवर, जो जोर शोर से प्रचार अभियान में उतरी हुई हैं, सिरसा में प्रचार कर रही हैं और अपने पति की जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हैं। करनाल से बीजेपी प्रत्याशी अश्विनी चोपड़ा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। एक हफ्ते में दूसरी बार आचार संहिता का उल्लंघन करने पर अश्विनी चोपड़ा को करनाल जिला निर्वाचन अधिकारी व करनाल उपायुक्त बलराज सिंह ने अवमानना का नोटिस जारी किया है। भाजपा प्रत्याशी पर आरोप है कि उन्होंने अपने अखबार का निजी चुनाव प्रचार करते हुए शहर भर में इसकी हजारों प्रतियां मुफ्त में बांटी हैं। आज सुबह जब लोग उठे तो उनके घरों में ये अखबार मुफ्त में गिरे पड़े थे। इसी को संज्ञान लेते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी ने भाजपा प्रत्याशी को आचार संहिता का उल्लंघन करने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया है। भी 2-3 पार्टीज को हमने, 2-3 कैंडिडेट्स को हमने नोटिस दिए हैं, बीजेपी के कैंडिडेट को दिए हैं। जो भी पार्टी, जो भी कैंडिडेट आचार संहिता का उल्लंघन करेगा उसको हम बिल्कुल जो भी नियमानुसार जो कार्रवाई बनती है उसको नोटिस देंगे। नोटिस अगर संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो जो भी इलेक्शन कमीशन को लिखेंगे या जो भी कानूनी कार्रवाई बनती है उस कार्रवाई करेंगे। केंद्र व राज्य सरकारें हर गांव में मूलभूत सुविधाएं पहुंचाने का दावा करती हैं, लेकिन आज भी हरियाणा के यमुनानगर में उत्तर प्रदेश की सीमा पर एक ऐसा गांव है जहां हजारों की आबादी होने के बाद भी आज तक सरकारी बिजली नहीं पहुंची। देखिए ढीका गांव के लोगों की दास्तां। गांव के लोगों ने बिजली की दिक्कत से निपटने के लिए सोलर लाइटें लगवा रखी हैं। हालांकि गांव के कुछ लोग हरियाणा सरकार की तारीफ करते हैं, वहीं कुछ लोग यूपी सरकार को जमकर कोसते हैं। हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमा पर एक ऐसा गांव है जो आधा उत्तर प्रदेश में और आधा हरियाणा में है। इस गांव को बसे 100 साल से भी अधिक समय हो चुका है, लेकिन इस गांव में आज तक बिजली नहीं पहुंची। गांव के लोग आज बिजली के उन पलों का इंतजार कर रहे हैं कि कब उनका गांव भी बिजली की रोशनी से जगमगाएगा। तो सारी उम्र तो देखी नहीं यहाँ तो कहाँ कुंवारे, तो मारे तो सारी फिर कुंवारे जो कहा जी बिजली नहीं आ, क्यों ब्याह करवावा वहाँ से लंडो का क्यों करा। कहा था बिजली आ जाएगी सब कुछ हो जाएगा, कुछ भी नहीं है रहा, इतने अंदर नहीं गया है ना। भी हॉस्पिटल है यहाँ पे, कुछ नहीं आया जी रास्ते। बच्चे कहाँ जाते हैं पढ़ने के लिए? बच्चे कहीं भी नहीं, अपना दिहाड़ी कर रहे, फैक्ट्री में जा रहे जी। गांव में 2 साल पहले एक सौगात के तौर पर उत्तर प्रदेश की तरफ से बिजली की तारें व ट्रांसफार्मर भी रख दिए, लेकिन उनको किस तरह से जोड़ना है शायद यह भूल गए। गांव के मंदिर में पड़े इन ट्रांसफार्मरों व तारों को पड़े पड़े धूल चाट रही है, लेकिन उन्हें काम में कब लाया जाएगा इसका जवाब किसी के पास नहीं है। हमारे गांव में समस्या सबसे ज़्यादा तकड़े बिजली के है जी, क्यों हमारे गांव में जो रिश्ते भी नहीं रह सकते। 45 साल के जा लड़के फिर रहे जी इगरी कुमारे, रिश्ता भेजा मिलना तो उनने में कोई और रिश्ता तो दे भी, वहाँ तो लाइट नहीं आया, कुछ नहीं आया जी, सुविधा नहीं आया जी।
अच्छा कोई सी सरकार भी मान लो कामयाब नहीं कर रही, हमने ना लाइट दे रही ना कुछ। वोट वास्ता जी आवाज कह जाए जी लारे दे जा अभी वोट दो और बिजली पहुँचाएंगे, कोई बिजली नहीं पहुँचाते। जब से सर होश वाले सबसे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे। ना एक तो लाइट नहीं है सर, उत्तर प्रदेश में एक गांव पड़ता है, लेकिन इसकी कोई उत्तर प्रदेश सरकार कुछ भी इसका यहाँ का कोई प्रोग्राम किसी प्रकार का कोई भी प्रावधान नहीं करती है। हरियाणा सरकार हमें फिर भी बहुत से, जैसे सामुदायिक केंद्र है हमारा नाहरपुर में, हमारे डिलीवरी केस सब वहाँ पे होते हैं। उत्तर प्रदेश में कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई है हमें। 400 परिवार यहाँ रहते हैं सर, लेकिन लाइट का कोई भी प्रावधान नहीं है। खंबे लगे आपने देखे हैं, खंबे लगे हुए यहाँ पे, ट्रांसफार्मर पर हैं, तारों की लाइनें हैं, बट अभी तक वो लाइट अवेलेबल नहीं कराई गई हमें। बस जीना क्या सर, जी रहे हैं, बस वो हमें ही पता कैसे जी रहे हैं यहाँ पे। बिजली की कमी के चलते यहाँ पर कोई रिश्ता जोड़ने को भी तैयार नहीं है, जिस कारण यहाँ पर कुंवारे लड़कों की संख्या काफी बढ़ रही है। गांव के वृद्ध लोगों की माने अब बुढ़ापे में उन्हें आराम की जिंदगी जीने के लिए सहारा चाहिए, पर गांव में बिजली न होने के कारण बच्चे तो गांव से बाहर ही रहते हैं और जो बच्चे गांव में हैं उनके रिश्ते तक भी लोग गांव में नहीं करते। हालांकि गांव के लोगों के पास 200 से लेकर 300 एकड़ तक जमीन है। अगर मैं पूरे हरियाणा की बात करूं तो इससे पहले हम लोग भिवानी जिले के लगभग सभी गांव हमने कवर किए थे साइकिल के ऊपर, और ये यमुनानगर में भी ये चीज़ चल रही है। दोनों डिस्ट्रिक्ट्स की मैं अगर बात करूं और स्टेट की बात करता हूं तो अलग अलग एरियाज़ की है। यमुनानगर जो ज़िला है इसमें कुंवारे युवाओं की बहुत बड़ी फौज नहीं है, वो जिसका कारण ये है कि यहाँ जो पॉपुलर की खेती है या जो ज़मीन जायदाद है वो लोगों के पास बहुत है। कहीं ना कहीं शादी के संबंध बनने के चांस रहते हैं। परंतु अगर हम दूसरे एरियाज़ की बात करें, आप जींद है, भिवानी है, रोहतक है, हिसार है, सिरसा है, और अगर आप रेवाड़ी और नारनौल साइड की बात करें, क्योंकि सारे एरिया हम लोगों ने कवर किए हैं, तो वहाँ युवाओं की एक बहुत बड़ी फ़ौज तैयार हो रही है। और वो फौज युवाओं की तैयार ही नहीं हो रही, बड़ी तनाव में भी है क्योंकि उनकी मैरिज नहीं हो रही। पिछले 100 सालों से अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे ठीका गांव के हजारों लोगों को यह तो नहीं पता कि उनके गांव में सरकारी बिजली कब तक आएगी। देखने वाली बात यह होगी कि क्या हरियाणा व यूपी सरकार मिलकर अपने इस साझे गांव में संयुक्त रूप से बिजली पहुंचाने का प्रयास कर यहां के लोगों को राहत दे पाएगी। यमुनानगर से रमेश कुमार सिंह के साथ अमित कुमार, डे एंड नाइट न्यूज। और अब बारी है इस हफ्ते के सवाल की। इस हफ्ते हम आपसे पूछ रहे हैं कि क्या एक उम्मीदवार को एक साथ 2 सीटों पर चुनाव लड़ने की अनुमति दी जानी चाहिए। इसके लिए आप हमें हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं। इसके लिए आपको हमारी वेबसाइट www.dayandnightnews.com पर जाना होगा और होम पेज पर आप अपना वोट दे सकते हैं। अगर आप लकी रहे तो आप टिम्बलडेल हाइट्स परवाणू में एक रात का स्टे आपको मुफ्त मिलेगा। इसके लिए आपको जल्द से जल्द वोट करने होंगे। इसी के साथ वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। देखते रहिए डे एंड नाइट न्यूज। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।